यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आनंद कुमार उपाध्याय आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जो सीटेट एग्ज़ाम 19 जो 31 जनवरी 2021 को हुआ था। यह प्राइमरी यानी पेपर फर्स्ट है। इस प्रश्न के कुछ आंसर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिवियम विवेचन दिक् स्थान की समझ त्रिवियम मीन्स ट्राइस्फेयर अर्थात 3 डायमेंशन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आरेख खींचना, एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, सुडोकू पहेली को हल करना, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। ध्यान रखिएगा, चौपड़ खेलने वाले यहाँ गोटी से बता रहा है, जो त्रिवियम है ट्राई है, तो इसका आंसर जो है ये आपका यही होगा, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? क्रिजनियर छड़ें, गिनतारा, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट। जैसा कि आप लोग को मैं पहले ये बता चुका हूँ या यह पहले क्वेश्चंस में आ चुका है, तो यहाँ पर भिन्न की संकल्पना अर्थात भिन्न में से कौन भिन्न बड़ा है, कौन भिन्न छोटा है या कौन भिन्न कैसा है, तो इसको भिन्न के बताने के लिए यहाँ पर आंसर सूटेबल जो है क्रिजनियर छड़ें अर्थात राड होना चाहिए, जिसका फिगर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। क्रिजनियर राड्स आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत किया हूँ। इसका एक दूसरा फिगर है, दूसरा फिगर आप लोगों के समक्ष है। इस तरह से छोटे बड़े से छोटे या छोटे से बड़े दिखाया जा रहा है, तो यह बहुत बड़ा है। इसको छोटे छोटे 1 पार्ट 2 पार्ट सेकेंड पार्ट डिफरेंट कलर से यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ अगर हम भिन्न को दिखाएं कि यह छोटा सा सफ़ेद कॉर्नर जो है या इस सेकेंड वाला इससे कितना बड़ा या छोटा है, तो हम इस राड के कौन सा भाग ये है, इस तरह से हम भिन्न की संकल्पना कर सकते हैं। अतः इसका सूटेबल आंसर जो है क्रिजनियर राड्स होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग करना है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल का महत्वपूर्ण है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग प्राथमिक स्तर में कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर जो है सूटेबल 1 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध कथन को पहचानिए। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान होगा। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उसका क्षेत्रफल समान होगा। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। हम आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान नहीं होता। परिमाप पर इकाई होता है, क्षेत्रफल पर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, अगर 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो अगर हम त्रिभुज वर्ग पंचभुज खष्टभुज से क्रम में हम बढ़ते जाएंगे, अगर एक त्रिभुज एक वर्ग या एक आयत एक त्रिभुज में अगर हम देखेंगे तो 2 आकृतियों का परिमाप बराबर है तो उसका क्षेत्रफल कभी बराबर नहीं होता है। और बेटर ऑप्शन यही है कि किसी भी आकृति का आकार उसकी बाउंड्री निर्धारित करती है अर्थात पेरीमीटर निर्धारित करता है। अतः सूटेबल आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में है? क्रम सूचक भाव और ऑर्डिनल सेंस। इस डिब्बे में 3 पेंसिल में से कोई भी समूह है। अगर हम कोई डिब्बा ले लें और 3 डिब्बे में से 3 पेंसिल को क्रम से कहें तो इसमें पहला कौन सा डिब्बा होगा, दूसरा कौन सा डिब्बा होगा, ये हम बता नहीं सकते। घर में 3 कमरे हैं। अगर घर में सपोज दैट यहाँ हम एक फिगर बना रहे हैं, एक मेरा ये घर है। अब घर में यहाँ 3 कमरा है। अब पहला कमरा कौन है, दूसरा कमरा कौन है, इस क्रम हम नहीं बता सकते। अगर हम यहाँ दरवाज़ा रख देंगे तो ये पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। अगर हम यहाँ दरवाज़ा रख देंगे तो ये पहला दूसरा तीसरा, हम जिधर से इंड करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा हम क्रम कर सकते हैं। लेकिन जनरली हमने देखा है कि घरों में 2 दरवाजे कम से कम होते ही हैं इमरजेंसी के लिए, तो हम इसमें क्रम सूचक नहीं कर सकते।
प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। अब कौन सा टीम पहली है, कौन सी टीम दूसरी, अगर हम ABC उसको काउंट नहीं किए तो भी नहीं बता सकते। लेकिन अगर इमारत की बात किया जाए, आंसर सेकेंड। सपोज दीजिएगा अगर यहाँ पर बेस है तो बेस में फर्स्ट फ्लोर या फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर कह सकते हैं, इसके बाद यहाँ सेकेंड आ जाएगा और इसके बाद थर्ड आ जाएगा। तो मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ तो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पर क्रम सूचक जो है आपका आंसर सेकेंड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों की प्रस्तुत करनी चाहिए। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दी जानी चाहिए। संभ्रांति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज की प्रस्तुति करनी चाहिए। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखे हैं त्रिभुज के बारे में अगर हमें अवधारणा परिचय कराना है तो मेरे हिसाब से सभी आकृतियों को वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग जब पढ़ाते हैं त्रिभुज का तो सबसे पहले लाइन या क्लोज फिगर बताते हैं, उसमें जितनी भुजाएं होती है उस भुजा के बारे में हम बताते हैं। तो मेरे हिसाब से बेटर आंसर जो है आपका फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, यह प्राइमरी लेवल पर भी दिया जा सकता है। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, भिन्न की समझ जो है प्राथमिक स्तरों से नहीं, प्राइमरी सेक्शन से ही शुरू हो जाता है। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना को परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। यहाँ पर 2 प्रश्न का है, सेकेंड और फोर्थ। तो कुछ लोगों का मैंने आंसर देखा है जो बीजगणितीय विचारों का नींव प्राथमिक डालते हैं, लेकिन मेरे अनुसार बेटर आपका फोर्थ विकल्प होना चाहिए, जो समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर से ही देना चाहिए। तो अब आयोग जो आंसर मानेगा वही आपको मानना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से फोर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? इसका हमारे हिसाब से शॉर्ट ट्रिक ये होगा, 20 में 5 का भाग दे दिए 4 आएगा, तो 4 जो है मध्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर घटाते जाएंगे एक एक, तो यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, 3 में से घटाएंगे 2 आएगा, और 4 में से 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में से 1 जोड़ेंगे 6 आएगा। अभी सभी पाँचों संख्याओं का जोड़ेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा है 3 क्रमागत, अने प्रथम 3 क्रमागत, तो प्रथम 3 क्रमागत 2 + 3 + 4, 2 3 5 4 9, आंसर आपका विकल्प 9 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक डिवाइजर भागफल का क्वोशेंट 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, रिमाइंडर का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? यहाँ साल मैं दे रहा हूँ, शेषफल रिमाइंडर 5 दिया है, कह रहा है कि भाजक यानी डिवाइजर शेषफल का 2 गुना है, अर्थात भाजक जो है 2 गुणे रिमाइंडर, अर्थात भाजक बराबर 2 गुणे 5 बराबर 10 हो जाएगा। आगे दे रहा है भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, अर्थात भागफल जो है डिवाइजर का 1/5 है, यानी डिवाइजर बटे 5, तो 10/5 का भाग देंगे तो आपका क्वोशेंट जो है 2 आ जाएगा। यूक्लिड्स लेमा दिया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, डिवाइजर इक्वल डिवीजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर a = b/q + r, तो यहाँ r की वैल्यू 5 है, q की वैल्यू 2 निकाले और डिवाइजर की वैल्यू 10 हुआ। तो अब डिवाइडेंट यानी भाज्य बराबर 10 × 2 + 5, 10 × 20 + 5, अर्थात 25 होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्या है? यहाँ पर भिन्न दिया है 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5। सबसे आसान तरीका रहेगा इन भिन्नों को हम दशमलव में बदल लें तो हम जान जाएंगे कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। जैसा कि हम आपके समक्ष बदलने हुए हैं, 5/6 अर्थात 5 में 6 का भाग देंगे तो आपका 0.83 हो जाएगा। 3/4 को जब हम डेसिमल में बदलेंगे अर्थात 3 में 4 का भाग देंगे तो 0.75 होगा। 1/2 को हम भाग बदलेंगे तो 0.5 हो जाएगा। 2/3 को हम बदलेंगे तो 0.6 यानी 6 की रिपीटिंग होगा 0.6 हो जाएगा।
और 3/5 में 3 में 5 का भाग देंगे तो 0.6 हो जाएगा, जो 6 का रिपीटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे अगर डेसिमल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेसिमल जो है ये 0.83 है, दूसरे नंबर 0.75 है। अतः सबसे बड़ा भिन्न 5/6 और उसके नीचे जो है 3/4 होगा। तो यही पूछ रहा सबसे बड़ा भिन्न और सबसे उसके दूसरी सबसे बड़ा भिन्न, आपका आंसर 5/6 और 3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। जैसा कि हम आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल जो है 144 दिया हुआ है, अतः वर्ग की भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल, अर्थात 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा, 12 बार 144। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, अर्थात 4 गुणे 12 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, जैसा कि दिया हुआ एक ही तार जो वर्ग में है और उसी तार को मोड़ के आयत बनाया गया है, अतः आयत का परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो हम जानते हैं आयत का परिमाप का सूत्र, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल 2 × L + B ब्रैकेट में, अर्थात 2 गुणे L + B बराबर 48 जो निकाले हैं अभी हमने। तो यहाँ 2 का 48 में भाग दे देंगे तो बी एल की वैल्यू 16 दिया हुआ है, तो 16 + B बराबर 48/2 अर्थात 24 हो जाएगा। अब 16 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होगा, तो B बराबर 8। अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई एल भी, तो यहाँ पर 16 गुणे 8 16 128 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः आपका आंसर जो है 128 वर्ग सेमी स्क्वायर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेमी स्क्वायर हो। यहाँ पर हम आप लोगों को थोड़ा सा फिगर बनाना चाहेंगे। अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक हम वर्ग बना ले, इसके नीचे 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना ले, इसके नीचे 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना ले, तो इस तरह से 1 गुणे 48 हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ 1 गुणे 48 लिखा है। अब अगर हम एक सेंटीमीटर को 2 को एक साथ हम चिपकाएं तो यहाँ पर इस तरह से आपके कितने हो जाएंगे। अब यहाँ पर लंबाई कम होती जाएगी, चौड़ाई बढ़ती जाएगी, अर्थात 2 गुणे 24 बराबर 48 वर्ग सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर 3 को अगर हम एक साथ करें तो इस तरह से आपका 3 गुणे 16 यानी 48 हो जाएगा। अगर 4 को एक साथ करें तो यहाँ पर इस तरह से जब हम 4 का करेंगे तो इसकी लंबाई कम होती जाएगी और चौड़ाई बढ़ती जाएगी, अर्थात 4 गुणे 12 48 हो जाएगा। फिर 6 गुणे 8 48 हो जाएगा, अर्थात 1 गुणे 48 2 गुणे 24 3 गुणे 16 8 4 गुणे 12 या 6 गुणे 8, तो 1 2 3 4 5। अतः इस वर्ग को 5 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। जैसा कि अगर हम 1 2 3 आगे से क्रम से अगर हम निर्धारित करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 हो जाएगा। अब पीछे से भी अगर हम क्रम करें तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 19 हो जाएगा। यहाँ 19 का ओवरलैपिंग हो रहा है, जिसका सरल तरीका ये है कि अगर 19वां क्रम दिया है तो 19 गुणे 2 - 1, तो 19 दूना के 38 19 2 जा 38 -1, तो आपका ऑप्शन विकल्प जो है 37 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंचती है, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। जैसा दिया हुआ है, अस्मिता जो है गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचती है, अर्थात 8:30 में हम 15 मिनट सबटेक करेंगे तो स्मिता 8:30 से 15 मिनट पहले मीटिंग में यानी गोष्ठी में पहुंची, तो 15 मिनट पहले अर्थात 8:30 AM में 15 सबटेक करेंगे तो स्मिता जो है 8:15 AM पर पहुंची। दे रहा है कि वह उसकी सहकर्मी जो है उसके आधा घंटा बाद पहुंचा था, अर्थात स्मिता जो है अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची थी, अर्थात 8:15 पर स्मिता पहुंची तो सहकर्मी जो है आधा घंटा बाद पहुंचा, अर्थात सहकर्मी जो है 8:45 पर पहुंचा।
आगे दे रहा है कि जो गोष्ठी से 40 मिनट देरी से पहुंचा, अर्थात 8:45 में हम 40 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 8:05। अर्थात यहाँ पूछ रहा है गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, तो गोष्ठी का निर्धारित समय 8:05 AM था। नेक्स्ट प्रश्न, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दर नीचे दी गई है। क्रेयॉन का एक पैकेट 15.50, पेंसिलों का एक पैकेट 14 रुपये, स्केच पेन का एक पैकेट 22 रुपये 50 पैसे, एक कैंची 17 रुपये, एक रबड़ 2 रुपये, चमकीले कागज की एक परत सीट 2.5 रुपये, सजावटी स्टिकर का एक पैकेट 5 रुपये। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन के 2 पैकेट, एक पेंसिल, एक स्केच पेन, एक कैंची, एक चमकीले कागज की 5 सीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। उसने कुल कितना भुगतान किया? इसका सॉल्व नीचे दिया गया है। एक पैकेट क्रेयॉन 15 रुपये 50 पैसे, 2 पैकेट पेंसिल 14 रुपये की दर से, तो 2 गुणे 14 बराबर 28 रुपये। एक पैकेट स्केच पेन 22 रुपये 50 पैसे दिया गया है। एक कैंची 17 रुपये दिया गया है। 5 सीट चमकीले कागज का 2.5 रुपये है, तो 2.5 गुणे 5 12.5 रुपये हो जाएगा। एक पैकेट सजावटी स्टिकर 5 रुपये। सबको जोड़ेंगे तो कुल भुगतान जो है 100 रुपये 50 पैसे होगा। ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट प्रश्न, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रश्न है एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। ये सारा प्रश्न 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक तथा 8 दहाई से कम है। वह संख्या जो है 6 दहाई से अधिक, अर्थात 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, अर्थात पहला और चौथा विकल्प कट गया, 2 विकल्प बचा। जो 6 दहाई से अधिक 63 भी हो सकता है, 8 दहाई से कम 72 हो सकता है। तो 2 और 3 में से कोई आंसर होगा। आगे पढ़ते हैं। इनके अंकों का योग 9 है, अर्थात 7 दूनी 9, 6 3 9, दोनों में समान आ गया। किसमें अब कन्फ्यूजन है? आगे चलते हैं, 2 को कैसे छांटते हैं। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, तो इकाई का अंक 3 का दोगुना 6 है, लेकिन 2 का दोगुना 7 नहीं होगा। अतः बेस्ट विकल्प यानी आंसर जो है प्रश्न के अनुसार 63 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक 5 अंकों वाली संख्या में, यहाँ पर 5 अंकों की सभी संख्या दिया हुआ है। 100वें स्थान का अंक, दहाई का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 का वर्ग 4 है। आगे दे रहा है 1000वें स्थान का अंक, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ भी 1000वें अंक 7 आएगा। 7 जो है 2 3 5 7, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या एक अंक का 7 होता है, अतः 7 है। अतः बेस्ट विकल्प यही है। नेक्स्ट प्रश्न, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी का यात्रा का कुल समय कितना है? रेलगाड़ी 30 तारीख को शाम को चलती है, 31 को पूरा दिन चलती है और 1 को 5 घंटे 15 मिनट चलती है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। गाड़ी 30 मई को चलती है 23:40 पर, अर्थात 20 मिनट बाद 31 तारीख शुरू हो जाता है। तो 20 मिनट बाद 31 तारीख को आरंभ होता है, तो पूरे 24 घंटा चलने के बाद अर्धरात्रि को 1 जून स्टार्ट होता है। अर्थात पहला 30 तारीख को 20 मिनट चलती है, 31 तारीख को 24 घंटा चलती है और 1 जून को 5 घंटा 15 मिनट चलती है। अर्थात सबको जोड़ेंगे तो कुल यात्रा आ जाएगा 29 घंटा 35 मिनट। 29 घंटा 35 मिनट का विकल्प आपका थर्ड होगा। 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार में पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? तो यहाँ 16 लीटर को 50 बार मग से भरा गया है, तो मग की क्षमता पूछता है, तो 16 में हम 50 का भाग दे देंगे। कैपेसिटी ऑफ द मग, मग की धारिता 16 लीटर बटे 50। यहाँ पर 16 से 50 कटना कठिन है, इसलिए हमने लीटर को मिलीलीटर में बदल दिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, अतः 16 गुणे 1000 बटे 50। तो यहाँ पर 50 का हम भाग देंगे, तो 50 से कम 50, 50 दूना के 100, 20 हो जाएगा, 16 दूना के 32, अर्थात 320 ml आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 17,863 पाने के लिए
8008, 8088 और 8808 के योग में से क्या घटाना होगा। तो 8008, 8088, 8808 को जब हम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 24,904। 24,904 में 17,863 घटा देंगे तो आपका 7,041 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित तालिका मारिया और शाहनवाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों का अंक दर्शाती है। मारिया और शाहनवाज, अंग्रेजी मारिया 74, शाहनवाज 81, गणित में 88, 78, सामाजिक विषय में 65, 77, हिंदी में 73, 72, विज्ञान में 90 और 82। अगर शाहनवाज का जोड़ेंगे तो टोटल मार्क्स 390 हो जाएगा, मारिया का भी जोड़ेंगे तो 390 हो जाएगा। अतः इसका विकल्प जो है मारिया और शाहनवाज के कुल प्राप्तांक समान है, आंसर यही है। नेक्स्ट प्रश्न, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर का यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी क्या है। पहले हम 258 में से 50 रुपये घटा देंगे और जो आएगा उसमें से 16 का भाग दे देंगे। जब रेलवे से स्टेशन की दूरी बराबर 258 माइनस 50/16, तो 258 में 50 घटाएंगे 208 आएगा, 208 में 16 का भाग देंगे तो 16 का भाग देंगे तो 13 आएगा और 13 में ये 2 जोड़ देंगे तो 13 2 15 हो जाएगा। जैसा कि पहले 2 किलोमीटर का भाड़ा 50 रुपये है, अर्थात 50 रुपया हमने जो घटाया तो 50 रुपया हमने घटाया तो उसके लिए 2 किलोमीटर हमने चला, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिख दिया 258 माइनस 50/16 + 2, तो यहाँ पर आपका 15 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर परिमाप 30 सेंटीमीटर है। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका मात्रक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आयत के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। ध्यान रखिए 4 विकल्प है A, B, C, D। तो यहाँ पर विकल्प पूछा है A और C बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, B और D मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। तो मुक्त सिरा क्या होता है, बंद सिरा वाला प्रश्न क्या होता है, आप लोगों को मैं बता दूं। बंद सिरा प्रश्न का मतलब है जिसका केवल और केवल एक आंसर होता है, तो बंद सिरा वाला प्रश्न होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे भुजा चौड़ाई होता है, अर्थात 5 × 30 कर लेंगे, एक ही विकल्प है। अतः ये जो है बंद सिरा वाला प्रश्न है। उस संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 0 और 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। 0 और 8 के मध्य अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7 जो फिक्स है। तो यहाँ भी इसका एक ही आंसर है, यहाँ आयत का क्षेत्रफल एक ही है आंसर है। तो ए और सी जो है बंद सिरा वाले प्रश्न है, अब बी और डी जो है खुले सिरे वाले प्रश्न है। यानी समुच्चय बताना है जिसका माध्यक 4 है। बहुत सारे संख्याओं को हम जोड़ के माध्यक यानी मीन मीडियन जो है 4 निकाल सकते हैं। या आयत के बारे में हमको जो गणितीय जानकारी है अलग अलग बहुत सारी जानकारी होती है। यानी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बंद सिरे वाले प्रश्न का केवल और केवल फिक्स आंसर होता है, एक ही आंसर होता है। खुला वाला प्रश्न जो है, खुले अंत वाले प्रश्न, जिन प्रश्नों के हल करने के एक से अधिक विधि हैं अथवा जिन एक प्रश्न के उत्तर एक से अधिक हो सकते हैं उन्हें हम खुले अंत वाले प्रश्न कहते हैं। यहाँ पर विकल्प फर्स्ट आंसर होगा क्योंकि ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। मुक्त सिरा अर्थात खुला सिरा एक ही बात हो गई। नेक्स्ट प्रश्न, गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया वांछनीय है। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों के हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। संकल्पनाओं की अंतर्दशीय समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। यहाँ पर जो है कि वांछनीय इसमें आंसर 3 होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। संकल्पनाओं की अंतर्दशीय समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है।
वह वैन हीले के मानसिक चित्रण के कौन से चरण पर है? यह इंग्लिश में लिखा है वैन हीले विजुअल थिंकिंग। जैसा कि मैंने वैन हीले से संबंधित वीडियो बना चुका हूं, जो एग्जाम से पहले मैंने लोड किया था, उसको आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा। यहाँ विजुअल थिंकिंग की बात कर रहा है। आप लोग के समक्ष 2 लाइन दिखाता हूँ। वैन हीले ज्यामितीय स्तर जो है जीरो लेवल, विजुअलाइजेशन चक्षुषीकरण दर्शन स्तर पर, रिकॉग्नाइज ज्योमेट्रिक फिगर्स बाय देयर ट्रायंगल रेक्टेंगल सर्किल इत्यादि। आकृतियों की पहचान करना, तुलना करना, छटनी करना, यानी बच्चों की जातीय आकृति में त्रिकोण, वृत्त आदि से प्रोटोटाइप का पहचान करते हैं, जो देख करके पहचान करते हैं, यह जीरो लेवल होता है। यह आपका प्रश्न का विकल्प आपका जीरो लेवल ही होगा। अतः प्रश्न का आंसर जो है जीरो स्तर पहचानना, विजुअलाइजेशन पर है आंसर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव न्यूनतम अनिर्दिष्ट पड़ता है? तो यहाँ छात्रों को गलत उत्तरों के पूरे हल देना, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी देना। तो यहाँ पर सबसे कम प्रभाव जो है गलत तरीकों को पूरे हल देना है। हालांकि बच्चों को खुद देना चाहिए कि बच्चे खुद सॉल्व करें, बता दीजिए, फिर रेज करके फिर उनको समझाना चाहिए। बार बार प्रश्नों को करने से बच्चे को अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसका विकल्प जो है फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं पूछ रहा है। गणित ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। गणित तर्क का विषय है। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसे संवाद सम्मिलित है। तो सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा भी गणित विकसित होता है। गणितीय ज्ञान की रचना संस्कृति संदर्भ में कोई भूमिका नहीं है। तो गणित के ज्ञान में संस्कृति और संदर्भों की, संस्कृति मतलब हमारे जो चलता रहा है कल्चर का प्रभाव पड़ता है, अतः नहीं है। अगर आपका विकल्प यही होगा। हालांकि चौथा भी पढ़ ले रहे हैं। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सामान्यीकरण किया जाता है, अतः विकल्प जो है थर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न है किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है? पूर्ण संख्याओं के इस गुण को क्रम से उल्लेखित किया जाएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पर, अगर हम 2 + 3 = 3 + 2 लिख दें तो यहाँ क्रम का विनिमय हो गया, कम्युलेटिव हो गया, या वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव। 2 × 25 का गुणा करना है तो 2 × 20 + 5 अर्थात 2 × 20 + 2 × 5। यहाँ पर 25 का वितरण किया गया 20 + 5, अतः यह वितरण का नियम होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी समवर्ग, अर्थात यहाँ पर दे है 2 पूर्ण संख्याओं को, यानी 5 + 0 = 5 या 3 + 8 = 11, यानी 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने के बाद एक पूर्ण संख्या होती है। इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। सहचर नियम जो है a + b + c बराबर a + b + c। यहाँ पर ब्रैकेट का क्रम चेंज हो जाता है, जिसे सहचर नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर समवर्ग नियम का आंसर जो है आपका समवर्ग अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी है। जैसे फिर से मैं एक बार बता दूं, वितरण नियम वितरित किया जाता है, क्रम नियम माने क्रम का चेंज किया जाता है, और यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समवर्ग, किसी 2 संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को जोड़ने के बाद एक संख्या आती है। सहचर नियम में ब्रैकेट होता है। इसका विकल्प आंसर जो है सेकंड है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। प्राथमिक स्तर पर प्रौद्योगिकी नहीं होता। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना है, यह प्राथमिक स्तर पर मुख्य है, जो एनसीएफ में दिया हुआ है। गणित को बच्चों के जीवन का भाग बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संख्याओं को अंतर्दशीय समझ को प्रोत्साहित करना सत्य है। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, यह भी सत्य है।
गणना से पहले संख्याओं को संख्यक रूप में लिखना सिखाया चाहिए? नहीं, पहले बच्चों को गणना सिखाया जाता है, फिर संख्याओं को लिखा जाता है। ये गलत है। संख्याओं के अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना। अब इस बच्चा जो है अनुक्रम जानेगा नहीं, तब तक असंगति कैसे जान लेगा? अतः यहाँ बेस्ट विकल्प सेकंड है। आप लोग के समक्ष एनसीईआरटी से संबंधित जो प्रश्न सीबीएसई का आया हुआ है, सीईटी टेट का, इसको मैंने व्याख्या कर लिया है। लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक टू योर अदर्स। थैंक यू।